So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the questions of appointment and qualification of director. तो जो हमारे पास PDF है ये रवि अग्रवाल सर की PDF है, ठीक है, जिसमें RTP अप टू नवंबर 21 के सारे क्वेश्चंस हैं एंड जो है ये अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की नोट्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे और इधर उस क्वेश्चन जिस सेक्शन का है वो सेक्शन के नोट्स मतलब सेक्शन नोट्स में ओपन करके रखेंगे और देखेंगे कि हमसे वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कभी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम बाकायदा उस नोट्स को हम रेफ़र करेंगे, ठीक है। और कभी कुछ क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा जो हमारे नोट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं है तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए मैं इधर नोट्स अपने ओपन कर दूँगा, ठीक है, जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन होगा एंड देन जो है हम कुछ भी नई चीज़ रहेगी जो नोट्स में नहीं रहेगा हम इसको इधर ही इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और अपने नोट्स को अपडेट करेंगे और यही नोट्स को है जो हम फाइनल में रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम वैसे भी क्वेश्चंस तो नहीं करने सर, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि अभी के अभी ख़त्म करें, ठीक है, जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और फिर बाद में हमारे नोट्स से हमारे जो है फाइनल सोर्स बने पढ़ने का। तो मैं स्टार्टिंग पीछे से ही कर रहा हूँ इन द सेंस कि RTP नवंबर 21 जो लेटेस्ट आई है, देखो MTP भी आई है पर MTP इसमें कवर नहीं है, MTP हम सेपरेट वीडियो में कर लेंगे कवर। तो RTP से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ABC लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है दिसंबर 2010 में कंपनीज एक्ट के तहत फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 यानी 31 मार्च 21। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखिए। अब ये रिज़र्व में ये याद रखना कि पेड अप कैपिटल में ओके, पेड अप कैपिटल में हैश लगा के रखा है, क्या बोल के रखा है कि पार्ट अमाउंट ऑफ द रिज़र्व वो कैपिटलाइज्ड है, ठीक है, इसलिए वो कैपिटल 18 हो गया, ठीक है। चलो द कंपनी सेक्रेटरी अप्राइज द बोर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो CS ने बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। फ्यू कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, आउट ऑफ विच 2 कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया, शेयर होल्डर्स अप्रूवल करी जनरल मीटिंग में, और अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका टेन्योर सिर्फ 1 साल ही है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें मतलब सेक्शन 149 की बात कर रहे हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। बात करें टर्म की तो हम मैक्सिमम 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं और एक बार में आप 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए ही अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इधर तो सिर्फ टेन्योर 1 साल ही था। एन्यूमरेट द गिवन सिचुएशन, क्या ABC लिमिटेड वॉज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट तो वैसे भी 10, 50, 100 है, राइट। तो 31 मार्च 2020 को अगर हम देखें, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है क्या, तो 10, 50, 100 देखा जाता है PBT मतलब पेड अप कैपिटल, बोरोइंग और टर्नओवर, ठीक है। और 10, 50, 100 में भी 50 में भी एक्सीडिंग 50 है, बाकी 10 और मोर एक्सीडिंग 50 और 100 और मोर। 31 दिसंबर मार्च 2020 का डेटा देखें तो 10 तक तो कहीं नहीं गए, पेड अप कैपिटल 8 ही है, राइट, पर रिज़र्व को ऐड करके 24 हो जाता है। तो क्या रिज़र्व ऐड करेंगे, देखो रिज़र्व ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। 50, ठीक है, बोरोइंग बैंक से 50 है, तो सिर्फ पेड अप कैपिटल तो क्रॉस करा नहीं क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हम लेंगे नहीं, टर्नओवर भी क्रॉस नहीं करा, पर बोरोइंग जो है वो 50 ही है। सैंक्शन लिमिट भले ही 60 हो पर हमको थोड़ा लेना देना, तो रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू अपॉइंट, ठीक है। अगला इवन इन द गिवन केस जो टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 1 साल ही है, तो क्या सही है। तो टेन्योर तो 5 तक रहता है, 5 अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो 1 साल भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट ये एलिजिबल भी होते हैं रीअपॉइंट करने के, तो उसको रीअपॉइंट करना हो तो रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, पर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, ठीक है, बस ही। तो चलो इसका जो अपॉइंटमेंट है उनका डिस्क्लोजर भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ता है, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये तो हो गया हमारा, राइट। तो बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। चलो क्या लिखा हुआ है कि ये दूसरा तो जो है MCQ के ऊपर है, MCQ हम कर चुके हैं तो ये हम जो है नहीं देखेंगे। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। MCQ तो हम नहीं करने वाले क्योंकि हम उसको MCQ की सीरीज़ में कर चुके हैं, ठीक। तो धर्मा कंपनी इन द लाइट ऑफ प्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू हैव बोरोइंग ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग लेनी है, ठीक है। इन द बोर्ड मीटिंग जो 15 सितंबर को हुई, बोरोइंग का प्रपोजल है 200 लाख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आपको तो ये बताना है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द अमाउंट अप टू विच, कितने अमाउंट तक अप टू विच बोर्ड कैन बोरो, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कितने अमाउंट तक कर सकते हो,
अब ऐसे ही अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का नहीं है ये, बट फिर भी इधर क्यों लेकर आ गए हैं बस समझना पड़ेगा। ये तो 180 ये तो मीटिंग्स में आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं, राइट। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट 3 ईयर ऑफ धर्मा, ये सारे फैक्ट है, ये पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, ये सब है। देखो मीटिंग का भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी क्या बोलता है कि अगर आप देखो तो सबसे पहले तो बोर्ड ये पावर तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन हो। तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन है तभी जाके जो है बोर्ड एक्सरसाइज करेगा पावर, ठीक है। तो पहले कंसेंट चाहिए तब जाके बोर्ड एक्सरसाइज करेगा पावर। और क्या है थर्ड पावर क्या है 180 सब सेक्शन 1 में जो सी वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर लोन ऑलरेडी बोरो और टू बी बोरो हो, ठीक है। ऑलरेडी बोरो तो आपको बैलेंस शीट में दे के रखा है और टू बी बोरो आपको दे के रखा है इधर कितना 200 लाख, ठीक है। अगर वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, मैंने पेड अप कैपिटल बोला, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आया, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। और स्पेशल रिजोल्यूशन में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा जो भी टोटल अमाउंट आप बोरो कर रहे हो, जैसे कि अगर आप एक्सीड कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको बताना पड़ता है कि ये टोटल अमाउंट है, इन टोटल अमाउंट को मैं बोरो कर रहा हूँ, ये इतना टोटल अमाउंट बोरिंग हो रही है। मैं एक्स्ट्रा अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि सपोज करो 20 का पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है और 20 से ज़्यादा का आप बोरिंग कर रहे हो, इन द सेंस कि आपकी टोटल बोरिंग जो है एग्जिस्टिंग और प्रपोज, देखो क्या लिखा हुआ ऑलरेडी बोरो और टू बी बोरो दोनों मिला के 20 से ऊपर हो रही है, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन में लिखना पड़ेगा ये सब कितनी बोरोइंग हो रही है, ठीक है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन में बाकायदा बताएंगे कि आप टोटल अमाउंट इतना बोरो कर सकते हो, ठीक है। तो बोरिंग में अगर हम बात करें तो टेम्प्रेरी बोरिंग वो सब नहीं आएगी, मतलब कि टेम्प्रेरी बोरिंग फ्रॉम कंपनीज बैंकर्स, टेम्प्रेरी बोरिंग भी जो है वो कंपनी के बैंकर्स से, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। लोन ऑन डिमांड नहीं आएगा, लोन जो है 6 मंथ के अंदर जो रीपेबल है वो नहीं आएगा। पर हाँ लोन टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लिमिट में आते हैं, ठीक है। अब समझो लोन सबसे पहले सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी बोरो और टू बी बोरो, ठीक है। तो अगर बात करें 15 सितंबर 2020 की, ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम हमको मार्च 20 का ही देखना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ इधर भी कि जो फिगर्स रेलेवेंट है, ठीक है, वो तो 31 मार्च 20 के रेलेवेंट है, ठीक है। तो जब आप एक कैप देखोगे वो कैप ये रहेगा, तो पेड अप कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। अब रिजर्व में मैंने बोला आपको फ्री रिजर्व, ठीक है। अब फ्री रिजर्व में क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, तो देखो फ्री रिजर्व में कभी भी अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट ये सब नहीं लेंगे, ठीक है। सरप्लस, डेफिशिएंसी ड्यू टू चेंज इन फेयर वैल्यू ये सब नहीं लेंगे, राइट। बाकी सब लेंगे, ठीक है। तो जो नहीं लेंगे वो हमको बताए। तो देखो सिक्योर लोन हमारा 40 लाख है, बोरिंग हम 200 लाख की ओर कर रहे हैं, ठीक है। वो किससे कर रहे हैं, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो हो रहा है वो अपना 240 लाख। 240 लाख वो जो कैप है 85 प्लस 60 145 20 165 प्लस 3 167 ही हो रहा है। तो जब 167 हो रहा है उसमें से भी ऐसा नहीं है 167 है और 40 आपका पहले से ही बोरोड है, मतलब 168 है, ठीक है। 168 है आपका, और टोटल आपकी बोरोइंग कितनी हो रही है, ठीक है। टोटल आपकी बोरोइंग ऑलरेडी बोरोड और टू बी बोरोइंग 240, ठीक है। तो 240 में से 168 माइनस करो तो सी 168 तक तुम बोरो कर सकते हो, ठीक है। तुमने करा 240 बोरोइंग, ठीक है। अगर देखा जाए तो 168 में 40 तुम बोरो कर चुके हो, 128 तक तुम बोरो कर सकते हो बिना किसी की ज़रूरत लिए, बिना किसी का रेफरल लिए। पर बात वही आ जाती है कि आप 128 थोड़ा बोरो कर रहे हो, आप कर रहे हो 200 बोरो। तो ऐसे केस में जो है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, धर्मा लिमिटेड हैव टू सीक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए। एज ए प्रपोजल ऑफ बोरोइंग 200 लाख फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस वॉज प्रेजेंटेड फॉर कंसिडरेशन इन बोर्ड मीटिंग। अब एज दी प्रपोजल 200 लाख का जो है वो बिना जो है, ठीक है, विदाउट अप्रूवल अगर आप कर रहे हो तो सेड प्रपोजल इनवैलिड है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला ना आपको कि वो जनरल मीटिंग में प्रपोजल ले रहे हैं या जनरल मीटिंग में वो कर रहे हैं, अप्रूवल करवा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि प्रपोजल ऑफ बोरोइंग जो है, ठीक है, विदाउट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, देयरफॉर सेड प्रपोजल इज इनवैलिड। चलो
अगला क्वेश्चन क्या है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग केसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। निशा वॉज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ एलेवन लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर है, और ये रचना की प्लेस पे आई है, ठीक है, जिसने अपना रिज़ाइन करा था ऑफिस 31 मई को। और जो रेजिग्नेशन है ना वो 6 मंथ बिफोर है। क्या है? 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। जब 6 महीने पहले रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, और जब उसकी बोर्ड मीटिंग जो है 31 जुलाई को ही, तो देखो वैकेंसी जब होती है तो आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है, इन नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है, तो इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो 31 जुलाई को हुई थी, 31 मई से जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त देखो, तो कायदे से जो देखा जाए तो 31 अगस्त तक आपको फिल कर देने का था, पर इधर तो जो है 10 अक्टूबर को हुआ। तो देखो ये लिखा हुआ है कि कब तक हो जाना चाहिए था, 1 सितंबर लिखा हुआ है, 31 अगस्त लिखना था, इधर 31 जुलाई लिखा हुआ है, मतलब या 1 सितंबर जो भी है, विच एवर इज़ लेटर, ओके 31 जुलाई या 1 सितंबर, 31 अगस्त, विच एवर इज़ लेटर, और तब तक हो जाना था, पर जब तक हुआ नहीं तो अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। अब देखो 82 शेयर होल्डर ऑफ पेरिश लिमिटेड, तो 82 शेयर होल्डर्स ऑफ पेरिश लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू, तो 82 नॉमिनल वैल्यू 18,000 ईच, ठीक है। प्रपोज मिस्टर बाबूलाल एज डायरेक्टर, तो उन्होंने क्या किया कि भाई बाबूलाल को डायरेक्टर बनाया, ठीक है। द पेड अप कैपिटल ऑफ पेरिश लिमिटेड, तो 82 शेयर होल्डर्स ऑफ पेरिश, ठीक है, और पेरिश क्या लिस्टेड है, देखो लिस्टेड है, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इधर एप्लीकेबल होगा, और जो होल्ड करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ 19,000 ईच, उसने प्रपोज करा बाबूलाल को, ठीक है, तो ठीक है बाबूलाल को प्रपोज करा एज ए डायरेक्टर। अब जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है, पेरिश की, वो है 6.2 करोड़, मतलब 620 लाख मैं इधर बोल देता हूँ, ठीक है। और कंपनी के पास देखा जाए तो 800 शेयर होल्डर थे जो होल्डिंग करते थे 19,000 और लेस। अब देखो क्या बाबूलाल अपॉइंट हो सकता है डायरेक्टर ऑफ पेरिश, तो कायदे से इधर ये लिखना था कि 82 शेयर होल्डर्स, चलो ठीक है, ये शेयर होल्डर्स है। सबसे पहले तो देखो ये 19,000 ईच होल्ड करते हैं, तो ये स्मॉल शेयर होल्डर तो हो गए। स्मॉल शेयर होल्डर में जब हम क्राइटेरिया देखते हैं तो 20,000 या उससे कम स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं। तो देखो अगर 20,000 भी अगर नॉमिनल वैल्यू होते ना, तो भी ये जो है स्मॉल शेयर होल्डर होते, तो ये तो समझ में आ गया कि ये सब स्मॉल शेयर होल्डर है। अब ये जो स्मॉल शेयर होल्डर है ये मिल के अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि या तो 1000 लोग मिलकर आ जाए या कम से कम 1/10 आ जाए, ठीक है। 1000 लोग चलो नहीं है तो कम से कम 1/10 आ जाए। तो अगर टोटल देखें तो 800 शेयर होल्डर्स है, उसमें अगर 82 आ रहे हैं तो 1/10 तो आ रहे हैं। जब 1/10 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हो गया, तो इनका जो एप्लीकेशन है वो तो वैलिड है। तो यही लिखा हुआ है कि 151 देखा जाए, ठीक है, तो 1000 और 1/10 लोअर, ठीक है। अब इधर तो जो है 1000 और 1/10 लोअर, 80 लोअर है, पर 82 आ रहा है, तो ठीक है, बाबूलाल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के, अपॉइंटेड सर्वेश, उसको सर्वेश अपॉइंट किया एडिशनल डायरेक्टर, तो ठीक है 161(1) के तहत, ठीक है, 31 जुलाई को। अब सर्वेश जो है जब 30 जुलाई को अपॉइंट किया तो वो होल्ड करेगा ऑफिस 15 अक्टूबर तक। कंपनी की AGM भी जो है 15 अक्टूबर को है, ठीक है, विच शुड हैव बीन हेल्ड ऑन 30 सितंबर। तो AGM होनी थी 30 को, है ना, पर वो हुई 15 को, ठीक है। तो क्या वो 15 तक होल्ड करेगा? तो देखो सिंपल सी बात है कि जो है अब AGM 30/9 तक होनी थी, पर AGM 30/9 तक हुई नहीं, 15 को ही। अब जब 15 को हुई है तो सिंपल सी बात है, जब 15 को हुई है तो हम तो 30/9 तक ही उसका एलिजिबिलिटी रहेगा, 30/9 तक ही वो उसका टेन्योर रहेगा। तो लिखा हुआ है, ठीक है, 30 अक्टूबर या लास्ट डेट ऑन विच AGM ऑट टू हैव बीन हेल्ड, ठीक है। तो AGM डेट के पहले हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑन विच AGM ऑट टू हैव बीन हेल्ड, ये लास्ट डेट पे आ जाएगी बात, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है बाकायदा आपका लास्ट डेट तक, मतलब कि 30 सितंबर तक आपका टेनर रहेगा, और यही लिखा हुआ है इधर 30 सितंबर, ठीक है, 1 सेकेंड, 30 सितंबर ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो एक्सेल लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी टर्नओवर 60 करोड़ है, तो टर्नओवर देखो 16-17 का टर्नओवर कितना है, 60 करोड़, ठीक है।
अब लिस्टेड कंपनी है, टर्नओवर 60 करोड़ है, कंपनी ने अपॉइंट किया आर वुमेन डायरेक्टर को, तो ठीक है, वुमेन डायरेक्टर तो ठीक है, चलेगा ना लिस्टेड में, ठीक है, एज ऑन 1 मार्च 17। अब एज ऑन 1 मार्च 17, ठीक है। अब आर इज़ ऑलरेडी डायरेक्टर इन 12 कंपनी, जो आर को जिसको वुमेन डायरेक्टर बनाया तो वो वैसे भी 12 कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, जिसमें जो है 10 पब्लिक थी, ठीक है, जिसमें 10 पब्लिक थी। तो ऑलरेडी बोला है ना, ऑलरेडी बोला है, तो बनती बात है कि इसके पहले और इसको वापस से लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर बना रहे हैं, जो पहले से ही 12 कंपनी में जिसमें 10 पब्लिक कंपनी है। ऑल्सो आर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। फर्दर ऑल्सो मिस्टर आर इज़ अ डायरेक्टर इन सुप्रीम, वो सुप्रीम में है जहाँ पे वो एक्ट कर रही है प्रोफेशनल कैपेसिटी में। सिंस लॉट्स ऑफ प्रपोजल ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप आ रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है सिंस लॉट्स ऑफ प्रपोजल फॉर होल्डिंग ऑफ डायरेक्टरशिप इन वेरियस कंपनी आर लाइंड अप, ठीक है, तो सीए है तो लाइंड अप हो चुके हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रिटेन हर रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमिटी, तो इन ऑर्डर टू रिटेन हर उसको रिटेन करने के लिए रेम्यूनरेशन और नॉमिनेशन कमेटी जो भी होती है एनआरसी प्रपोज टू इनहेंस द रेम्यूनरेशन, वो 4 लाख से 6 लाख की तरफ कर रहे हैं। और हाउएवर जो सुप्रीम लिमिटेड है वो लॉस रन कर रही है ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। एक सुप्रीम में हो, ठीक है, जहाँ पे आप एक्ट कर रहे हो प्रोफेशनल कैपेसिटी में, ठीक है, और वहाँ पे जो है सुप्रीम लिमिटेड ने आपकी सैलरी बढ़ा दी, मतलब आप समझ रहे हो, आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी हो और वो आपको डायरेक्टर भी बना रहे। अब बताओ क्या आर का अपॉइंटमेंट एक्सेल में वैलिड है? तो कायदे से वैलिड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 से ऊपर पब्लिक कंपनी हो गई है। तो लिखा हुआ है कि आर इज़ ऑलरेडी इन 10 पब्लिक कंपनी, तो एक्सेल अपॉइंटमेंट इन एक्सेल कोई वैलिड नहीं है। दूसरा, ये जो तुम इन्हांसमेंट कर रहे हो रेम्यूनरेशन का, ठीक है, वो क्या है? देखो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी हो, वो डायरेक्टर भी बना रहे हैं और फिर डायरेक्टर में भी रेम्यूनरेशन 4 से 6 लाख कर रहे हैं। अब इसमें अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन वाला लग गया चैप्टर, ठीक है, फटाफट इसको देख लेते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन के बारे में बात करोगे तो देखो, उसमें 2-3 चीज़ देखी जाती थी। शेड्यूल 5 में सबसे पहले 2 पार्ट होते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो शेड्यूल 5 का पार्ट 2, तो देखो शेड्यूल 5 का जो सेक्शन 2 है, अब समझो, शेड्यूल 5 के अंदर, ठीक है, पार्ट 2 का जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 ये होता है कि जब प्रॉफिट हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, रेम्यूनरेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सेक्शन 2 ये बोलता है कि जब प्रॉफिट नहीं हो तो रेम्यूनरेशन कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, या कभी इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो रेम्यूनरेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन में तो बोल के रखा है कि जब सुप्रीम लिमिटेड जो है लॉस में रन कर रहा है, मतलब कि प्रॉफिट है ही नहीं, तो ऐसे केस में सेक्शन 2 लग जाएगा। अब देखो कितना लॉस था पहले ये भी देख लो। तो ये लॉस वाला सीन नहीं बता के रखा है, ठीक है। अब देखो, जब जो भी है, पर जब आपकी कैपिटल जो है नेगेटिव से 5 लाख है तो 60 लाख, फिर 5 या 100 से कम है तो 6084,120, मतलब समझ रहे हो क्राइटेरिया क्या है, वो लैब उसके वाला स्लैब वाला क्राइटेरिया। तो चलो ये पढ़ते हैं। तो जब फिनेंशियल ईयर में जो है कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो ऐसे केस में जो है तो मैनेजरियल पर्सन हु इज़ इन फंक्शन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है, आप समझो, सेक्शन 2 के अंदर तो ए और बी दोनों रहते थे, सेक्शन 2 के अंदर ए और बी दोनों रहते थे। तो क्या बोल रहे हैं कि रेम्यूनरेशन पे करना मैनेजरियल पर्सनल को, वो लिमिट ए हो या लिमिट बी हो, दोनों में एक्सीड नहीं होगी। अब देखो, जो पर्सन है इधर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, तो मैनेजर हुई फंक्शन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। जब प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई एक्ट कर रहा है तो ऐसे केस में जो लिमिट थी वो लिमिट बी की एप्लीकेबल होती थी। तो लिमिट बी एप्लीकेबल होती थी, और लिमिट बी में क्या बोला जाता था कि अगर मैनेजरियल पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में पे कर प्रोफेशनल कैपेसिटी में फंक्शन कर रहा है तो रेम्यूनरेशन एज पर आइटम ए पे करा जाएगा, ठीक है। और प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब क्या है? प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब ये था कि उसको ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन विद एक्सपर्टीज़ एंड स्पेशलाइज नॉलेज, ठीक है। और कंडीशंस क्या थी कि लिमिट इज स्पेसिफाइड अंडर आइटम्स ए एंड बी स्पेसिफाइड इन द मेंशन शेड्यूल शेयर अप्लाई। तो प्रोफेशनल डायरेक्टर को भी रेम्यूनरेशन पे किया जाता था, ठीक है। और प्रोफेशनल डायरेक्टर में हमने ये देखा कि ग्रेजुएट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपर्टीज़ भी हो, पर उधर जो है आइटम ए के मुताबिक तभी पे करेंगे जब पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन अप्रूव बाय रिजोल्यूशन हो। तो बहुत ज़्यादा ही हौश पौश हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि भाई सेक्शन शेड्यूल 5 के अंदर पार्ट होते हैं, पार्ट के अंदर जो है सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 5 के पार्ट 2 का सेक्शन 2, ठीक है,
सेक्शन 1 बात करता है रेम्यूनरेशन की जब अच्छा प्रॉफिट है, पर सेक्शन 2 बात करता है रेम्यूनरेशन की जब जो है प्रॉफिट कम हो या प्रॉफिट हो ही नहीं, तो ऐसे केस में सेक्शन 2 आ जाता है। अब उस केस में जो रेम्यूनरेशन बांटने का तरीका वो तो स्लैब का होता है तरीका, ठीक है, ये एक हो गया तरीका स्लैब का। और बी में बोलते हैं कि प्रोफेशनल डायरेक्टर को भी स्लैब के तहत पे कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बात अगर आती प्रोफेशनल डायरेक्टर की और उसको अगर स्लैब के तहत पेमेंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास होगा। तो जो इधर बोल के रखा था कि इसको पे करना है, ठीक है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में है और इसको पे करना है, तो पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और साथ ही साथ भाई स्लैब में हो या प्रोफेशनल डायरेक्टर हो, ठीक है, ए में होता है ना स्लैब और बी में होता है कि प्रोफेशनल डायरेक्टर को भी स्लैब के तहत पे कर सकते हैं, बस हाँ इनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दोनों केस कुछ भी हो, सबसे पहले अप्रूवल तो होना चाहिए बोर्ड रिजोल्यूशन द्वारा, और अगर एनआरसी हो तो एनआरसी का भी अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो कंपनी ने एनआरसी ने प्रपोज़ किया है कि 4 लाख से 6 लाख तक इन्हांस कर दो, ठीक है। तो आप देखो ना एनआरसी ने बोला है तो सिंपल सी बात है, लिस्टेड कंपनी में तो एनआरसी लगेगा ही ना, एनआरसी तो होगा ही, तो ठीक है जो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है रेम्यूनरेशन अगर एनआरसी ने अप्रूव कर दिया तो चलेगा। बस पॉइंट ये है कि ये मान लो कि ये स्लैब के अंदर है, तो इधर भी ऐसा है कि अगर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी ने बोला है कि पेमेंट करना है तो ठीक है आप पेमेंट कर दो, बस ये मान लो कि वो लिमिट के अंदर है, क्योंकि अगर लिमिट से ऊपर है तो ऐसे केस में स्पेशल रिजोल्यूशन तो वापस से लग जाएगा। पहले तो आप प्रोफेशनल डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो आइटम ए के मुताबिक, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन उसमें चाहिए, और उसके बाद जो है अगर स्लैब से ज़्यादा दे रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो ये सब देखते हुए हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर किया, ठीक है। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर रमाकांत जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, इस प्लानिंग टू गो अब्रॉड, वो अब्रॉड जा रहा है 4 महीने के लिए, ठीक है। अभी 4 महीने तो आपको याद आ रहा होगा 3 महीने का क्राइटेरिया, ये 3 महीने का क्राइटेरिया हमने अल्टरनेट डायरेक्टर में पढ़ा है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर की बात तब आती है जब जो है उसका एब्सेंस इंडिया से 3 महीने या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, 3 महीने या उससे ज़्यादा हो। इफ डायरेक्टर गोज आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, 3 मंथ और मोर, ठीक है, ठीक है। तो वो जा रहा है अगर 3 महीने या उससे ज़्यादा, तो उसको अल्टरनेट डायरेक्टर फिर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ठीक है, तो प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर शुभ एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रमाकांत। अब लीगल इश्यूज़ ये थे कि शुभ जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ SIL एज गिवन अंडर 149(6). तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, जब रमाकांत नॉन इंडिपेंडेंट है तो अल्टरनेट डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत थोड़ी ना। तो लिखा हुआ है कि इट डज़ नॉट अफेक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, क्योंकि रमाकांत जो है वो भी कुछ खुद नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब रमाकांत जो है इंडिया आ गया 2 महीने के अंदर, बट इसका एब्सेंस तो 3 महीने उसकी बात के था ना, वो प्लानिंग थी ना उसकी, तो उसका अपॉइंटमेंट गलत नहीं है, पर ऐसा है कि जब वो इंडिया में आएगा, ठीक है, जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आएगा तो ठीक है, इंडिया में आया है तो उसके टर्म वेकेट हो जाएगा, मतलब किसी पोजीशन हट जाएगी। क्या मिस्टर शुभ जो है इन एडिशन टू मिस्टर रमाकांत क्या इंक्लूड होगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में? तो ठीक है, वो नहीं होगा। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर जो है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होता है रिटायर्ड डायरेक्टर का, दैट डजंट मीन कि जो है अल्टरनेट डायरेक्टर का भी हो, तो अल्टरनेट डायरेक्टर का नहीं रहेगा। ये सब हमने इधर भी लिख के रखा है कि डायरेक्टर सीज टू बी, ठीक है, डायरेक्टर, तो ओरिजिनल डायरेक्टर को अगर अपन ने देखो डायरेक्टर सीज टू बी डायरेक्टर मतलब कि जब वो आया इंडिया में तो उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। अब पॉइंट ये है कि जब ओरिजिनल डायरेक्टर को कभी रीअपॉइंट किया, दैट डजंट मीन कि अल्टरनेट डायरेक्टर को भी रीअपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर को तो तभी छोड़ना पड़ेगा जब वो रिटर्न बैक टू इंडिया हो गया। अब पॉइंट ये है कि अगर वो रिटर्न बैक टू इंडिया है, ठीक है, पर वो टेम्परेरीली है, तो फिर वेकेशन नहीं करना होगा। मीन्स ओरिजिनल डायरेक्टर कैम बैक टू इंडिया तो हम उसको टेम्परेरीली नहीं देखेंगे। ओरिजिनल डायरेक्टर कैम बैक टू इंडिया तो हम टेम्परेरीली नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे कि क्या वो आ गया है इंडिया में। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत काम करने के लिए इंडिया आ गया तो जो है उसका जो है टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, अपनी पोजीशन वेकेट करनी पड़ेगी। ओके, तो GSTL कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 20 है। फॉलोइंग इज द कंपोजिशन, 20 में से 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 3 जो है नॉमिनी है, और नॉमिनी भी SBI के है, ठीक है। और SBI वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे कंपनी फाइनेंस असिस्टेंस लेती है। 2 भी नॉमिनी है, ठीक है, पर वो ये SBI ने अपॉइंट नहीं किया है,
एक फाइनेंस लिमिटेड करके एक किसी ने अपॉइंट किया है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट इन इट्स इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब कि फिनांस लिमिटेड एक वो कंपनी है जिससे कंपनी ने लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट पे है लैंड के। एक तो होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस और एक होता है कि जो है लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट लैंड का इससे लिया गया है, ठीक है। अब देखो, एडवाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हुआ रोटेशनल। तो रोटेशनल कौन हुआ है? तो पॉइंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हुआ लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन कितने। अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो रोटेशनल है, ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हु इज़ लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो समझो 20 डायरेक्टर में वैसे भी 6 तो इंडिपेंडेंट है, तो वो तो आएंगे नहीं, इनफैक्ट नॉमिनी भी नहीं आते। पर नॉमिनी में समझो, नॉमिनी अगर किसी कंपनी एक्ट वाले हो तो आएंगे, स्पेशल एक्ट वाले नहीं आएंगे। और स्पेशल एक्ट भी कौन सा? मैंने बोला स्पेशल एक्ट वाले नॉमिनी जो है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कंपनी एक्ट वालों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल एक्ट वाला कौन सा? जैसे बैंकिंग एक्ट, ठीक है, ठीक है, तो वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे केस में अगर आप देखो तो 20 में से 6 नहीं आए, 6 में से और 3 नहीं आए, तो 20 में से 6 नहीं आए, 3 नहीं आए, ठीक है। देखो 3 नहीं, क्या 2 नहीं आए जो नॉमिनेटेड बाय SBI है, जो नॉमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जैसे कि 2 डायरेक्टर जो नॉमिनी है, जो अपॉइंटेड बाय फाइनेंस लिमिटेड है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे कंपनी ने जो है लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट में उतरी है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये डायरेक्टर तो इंक्लूड होंगे, बट वो जो SBI वाले वो इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब 6 नहीं आए और 3 नहीं आए। तो ऐसे केस में जो है 9 लोग नहीं आए, मतलब 11 लोग अपने जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में है। तो 11 में से एटलीस्ट 2/3 7.33, ठीक है, मतलब 8, और 8 का एटलीस्ट 1/3 2.66, तो नियरेस्ट 1/3 मतलब 3। तो 3 अपने रिटायरिंग डायरेक्टर होने चाहिए। तो वही करा कि 11 का 2/3, ठीक है, 11 का 2/3, ठीक है, और जो है फिर 11 का 2/3 हो गया, ठीक है, और 8 का 1/3। तो 11 का 2/3 7.33 है, तो एटलीस्ट 2/3 है मतलब 8, और नियरेस्ट 1/3 और 2.66 का नियरेस्ट है 3। तो ऐसे केस में जो है 3 डायरेक्टर रिटायरिंग है, मतलब रिटायर बाय रोटेशन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द पेटिशनर वर डायरेक्टर्स इन NPP। तो जो पेटिशनर है वो डायरेक्टर है NPP लिमिटेड में। अब ड्यू टू डिफ़ॉल्ट इन NPP लिमिटेड अंडर सेक्शन 164(2)(a), 164(2)(a) का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न अपने 3 कंटिन्यूस ईयर से फाइल नहीं करे, दोनों में से कोई सा एक, ठीक है, वही नॉन फाइलिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो पिटिशनर वर डिस्क्वालीफाइड हो गए क्योंकि कंपनी ने गलती करी और पिटिशन डिस्क्वालीफाइड हो गए। अब दे कम फॉर द लीगल काउंसलिंग अगेंस्ट द होल्डिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एज डायरेक्टर। तो दे कम फॉर द लीगल काउंसलिंग, ठीक है। पर देखो ये 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन है, और वन ऑफ द पिटिशनर मिस्टर X जो डायरेक्टरशिप होल्डिंग करता था GPS की भी, देखो ये कंपनी जो मैं बात कर रहा हूँ वो NPP की है, पर जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर जो है डायरेक्टरशिप होल्ड करता है GPS में भी, और जो है डायरेक्टरशिप होल्ड करता है CDM में भी, ठीक है। और जो एक और पिटिशनर है वो NPP के साथ, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जो दूसरा पिटिशनर है वो बोल रहा है कि मैं तो जस्ट 1 मंथ बिफोर आया, ठीक है, NPP में। और जो Z है, ठीक है, मिस्टर Z वॉज विद इन ईयर ऑफ कमीशन ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफर डायरेक्टरशिप बाय RSM, मतलब कि जस्ट अभी डिफ़ॉल्ट हुआ ही है, ठीक है, और 1 साल के अंदर जो है उसको डायरेक्टरशिप का ऑफ़र आ गया, कौन सा? RSM का। तो वो NNP में तो है ही है, NNP में तो चलो ठीक है वो तो था, पर 1 साल के अंदर उसको जो है RSM में भी लोग आ गए बुलाने के लिए। पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं X की। चलो देखते हैं गिवन फैक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पिटिशनर इन NPP। तो देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा है कि ये 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन है। 164 का डिस्क्वालिफिकेशन 2 का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है तब अपन ये बोलते हैं उसमें दैट द डायरेक्टर वर नॉट डिस्क्वालिफाइड इन दैट कंपनी बट डिस्क्वालिफाइड इन अदर कंपनी। तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड टू रीअपॉइंट इन दैट कंपनी एंड अपॉइंट इन अदर कंपनी। तो मतलब कि जो पर्टिकुलर कंपनी है उसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकते, पर दूसरी कंपनीज में तो वो अपॉइंट ही नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में देखा जाए तो जो X है वो तो ना तो GPS में अपॉइंट हो सकता है ना तो CDM में अपॉइंट हो सकता है, पर हाँ वो NPP में रहेगा तो उसके टेनर ख़त्म होने के बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता।
यही हमने पढ़ा है कि जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाइड है टू रीअपॉइंट इन दैट कंपनी और अपॉइंट इन अदर कंपनी। तो देखो 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन लग भी जाए तो आप इसे के साथ आपको वैकेंसी तो करनी पड़ेगी। तो क्या लिखा हुआ है कि वैकेंसी इन ऑल कंपनी एक्सेप्ट इन डिफ़ॉल्टिंग कंपनी, डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में नहीं। अब क्या लिखा है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफ़ॉल्ट कॉज्ड इन NPP ऑन द होल्डिंग ऑफ एक्स डायरेक्टरशिप। अगर तुम डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो तो तुमको लगेगी पेनल्टी। तो ऐसे केस में जो आप डिस्क्वालीफाइड होते हो वो 5 साल के लिए होते हैं। तो कल को जैसे कि Z में ये बोला गया है कि 1 साल के अंदर ही इसको नया ऑफ़र आया है तो Z एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तब देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑफ़र ऑफ डायरेक्टरशिप आया है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, वो अपॉइंट नहीं हो सकता किसी कंपनी में। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो पिटिशनर वाया बोलता है कि वो तो जस्ट 1 महीने पहले ही आया, ठीक है, तो क्या उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो इसमें एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है जो हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर पर्सन अपॉइंट हुआ है एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, तो अगर पर्सन अपॉइंट हुआ है एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, भले पहले हुआ हो या बाद में हुआ है, जो कंपनी ने जिसने डिफ़ॉल्ट किया है ना उसके डिफ़ॉल्ट के पहले हुआ हो या बाद में अपॉइंट हुआ हो, तो उसके अपॉइंटमेंट होने के 6 महीने तक, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बिफोर और आफ्टर, ठीक है, उसके पहले या उसके बाद कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया 164(2) में, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है 6 महीने तक। तो देखो इस केस में अगर हम देखें तो वाई तो जो अपॉइंट हुआ था वो 1 महीने पहले हुआ था, ठीक है, 1 महीने पहले हुआ था ना, बिफोर द NPP विच इज़ इन डिफ़ॉल्ट, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगा 6 महीने तक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जामिन द फॉलोइंग सिचुएशन, राइट। देखो दिवाली का माहौल है तब पटाखे तो फूटेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा तो मैनेज कर लो यार प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो तो क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABC ने डिक्लेयर करा इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा। द प्रपोजल ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन वॉज एक्सेप्टेड एट द मीटिंग, ठीक है, प्रपोजल ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन उसको मीटिंग में एक्सेप्ट करा और डिविडेंड डिक्लेयर भी हुआ। हाउएवर ड्यू टू सम रीज़न कंपनी ने फेल हो गई टू पे डिविडेंड। तो डिविडेंड वंस डिक्लेयर वो एक डेप्ट बन जाता है, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी ने डिक्लेयर करा और कंपनी फेल टू पे। तो देखो कंपनी ने क्या है कि डिक्लेयर करा इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड डिक्लेयर करा पर वो पे नहीं कर पाई, ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। तो मिस्टर फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी हैड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनी। तो हैड ऑफर, तो जो फ्यूचरिस्टिक है डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ दिस कंपनी हैड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनी। तो उसका एक अपॉइंटमेंट आया, ऑफर आया कि अदर कंपनी का, ही विशेस टू टेक अप द पोस्ट, तो क्या वो ले सकता है। तो देखो वापस 164 सबसेक्शन 2 का जो B वाला है, क्या कर कंपनी फेल टू पे डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करा, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होता है, ठीक है। तो देखो तो ऐसे केस में जो है समझो लिखा हुआ है एक कंपनी केस में कि जो है पे नहीं कर पाया, फेल टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड में जो है वो नहीं कर पाया पे, राइट, प्रिस्क्राइब पीरियड में जो है वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ठीक है, क्योंकि डिस्क्वालीफाइड हो गया। अगला, मिस्टर टैलेंटेड वॉज डायरेक्टर इन अ होल्डिंग कंपनी, वो डायरेक्टर है होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडियरी कंपनी का भी है, होल्डिंग का भी और सब्सिडियरी कंपनी का भी है, राइट। ही वॉज ड्रॉइंग हिज मैनेजरियल रेम्युनरेशन दोनों कंपनी से। इट वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द कंपनी डेट ही कैन नॉट ड्रॉ, ऐसा बोला गया है कि तुम दोनों से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या मैनेजरियल रेम्युनरेशन दोनों कंपनी से ड्रॉ कर सकते हैं? कायदे से तो कर सकते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन का आ गया तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो ऐसा लिखा है कंपनी हु इज़ इन रिसिप्ट ऑफ कमीशन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, कंपनी से उसको पैसे मिल रहे हैं, हु इज़ MD होल टाइम डायरेक्टर इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिसीविंग रेम्युनरेशन ऑफ कमीशन। तो होल्डिंग से भी मिल रहा है और सब्सिडियरी से भी मिल रहा है, ये अपने नोट्स में पढ़ा है, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर जो इधर बोल के रखा हुआ है, मतलब ऐसा है कि सब्सिडियरी और होल्डिंग से आपको मिल सकता है, ठीक है, बट ऐसा है कि आपको डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा, यही अपन ने पढ़ा। हाउएवर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 to 4 ऑफ शेड्यूल 5,
अब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर सकता है रेम्यूनरेशन बोथ कंपनी से, प्रोवाइडेड वही टोटल रेम्यूनरेशन वाला जो फंक्शन है कि टोटल रेम्यूनरेशन आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए हायर मैक्सिमम लिमिट से। तो टोटल रेम्यूनरेशन दोनों से मिलकर आप जो ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि टोटल रेम्यूनरेशन ड्रॉन फ्रॉम कंपनीज डज नॉट एक्सीड, जो रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर रहे हो वो हायर मैक्सिमम लिमिट से, ठीक है, हायर मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल फ्रॉम एनी वन ऑफ द कंपनी, दोनों में से कोई सी भी कंपनी का आप, ठीक है, दोनों की लिमिट आपने कैलकुलेट करी, दोनों में से जो भी हायर है, ठीक है, उस हायर मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो टैलेंटेड, ठीक है, ले सकता है, ठीक है, पर प्रोवाइडेड कि इसको एक बार चेक कर ले कि वो हायर मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं मिले बस। तो ठीक है, तो हमको क्या देखना है, वो हायर मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, तो क्या है कि वो हायर मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एडमिसिबल फ्रॉम एनी वन ऑफ द कंपनी। चलो सी अगला क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सल लिमिटेड विच इज़ एन MNC कंप्राइज ऑफ डायरेक्टर हु आर इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल। तो उसमें जो एक्स है, जो डायरेक्टर है ऑन द बोर्ड इज़ वेरी ऑफन ऑन बिजनेस टूर अब्रॉड, वो आपके पास आया बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट टू नो फ्रॉम यू द रेगुलेटेड प्रोविजंस। नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर्स के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। तो देखो ऐसा है, सिर्फ एक डायरेक्टर का ही अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। सी तो क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ एक डायरेक्टर का ही अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, तो दोनों डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं, सिर्फ एक डायरेक्टर का बन सकता है, ठीक है। और हाँ, अगर पर्सन डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के साथ अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। पर देखो याद रखो कि वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंट, फॉर विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंट, तो पर्सन जो है एक कंपनी में एक डायरेक्टर के लिए बन सकता है। तो लिखा हुआ है इन द इंस्टेंट केस पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर ओनली फॉर वन डायरेक्टर इन द सेम कंपनी, ठीक है, पर्सन को अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना है तो एक डायरेक्टर का बन सकता है उसी कंपनी में, बट मैक्सिमम 20 डिफरेंट कंपनीज। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि वेयर एन अल्टरनेट डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड इन अ प्लेस ऑफ डायरेक्टर, अगर अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है इन अ प्लेस ऑफ डायरेक्टर हुज टर्म इज़ इनडेफिनेट, तो उस डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर क्या है। तो देखो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है किसी डायरेक्टर की प्लेस पे जिसकी टर्म ही इंडेफिनेट है। तो देखो पहला पॉइंट तो ये आता है कि अल्टरनेट डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड इन अ प्लेस ऑफ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर की प्लेस पे अपॉइंट किया जिसका टर्म इंडेफिनेट है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि यार आंसर छोड़ो, डायरेक्टर की प्लेस पे अपॉइंट किया है जिसका डायरेक्टर का टर्म इंडेफिनेट है। पर जो भी है, अगर अल्टरनेट डायरेक्टर को उस डायरेक्टर की प्लेस पे अपॉइंट किया जिसका टर्म इंडेफिनेट है, फिर भी जो है टेन्योर ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर तभी एंड होगा व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर कैम बैक टू इंडिया, ठीक है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर तो हमने समझ लिया। अब देखो, कैन एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। तो देखो दिक्कत तो नहीं है क्योंकि ऐसा मना भी नहीं है। पर देखो हमने ये तो पढ़ा है ना कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो उस कंपनी में आप अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ़ सो ऑथराइज बाय आर्टिकल, अगर आर्टिकल ने ऑथराइज़ किया है, ये चलो नहीं करा है पर कंपनी ने जनरल मीटिंग में OR पास किया है, ठीक है, तो अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टर, तो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, होल्डिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, ठीक है, पर वो नॉट बीइंग अ पर्सन जो होल्ड कर रहा है अल्टरनेट डायरेक्टरशिप ऑफ एनी अदर डायरेक्टर, ठीक है, तो उस पर्सन को नहीं ले सकते जो पहले से जो है होल्ड कर रहा है अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन एनी अदर कंपनी ऑफ एनी अदर डायरेक्टर, ठीक है, या होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी, या तो तुम उस कंपनी के डायरेक्टर हो या तो उस कंपनी में तुम अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, तो आप जो है नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। चलो अगला क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड इज़ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है, पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है एज ऑन 31 मार्च, टर्नओवर 150 करोड़ है। देखो सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया तो लग रहा है क्योंकि वहाँ पे तो 10, 50, 100 है ना, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर, बोरिंग इंक्लूडिंग डिवेंचर डिपॉजिट लोन, ठीक है, वो एक्सीडिंग 50 और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, तो अनलिस्टेड कंपनी में मिनिमम तो 2 होने चाहिए, ठीक है, बाकी लिस्टेड होता है तो 1/3 एटलीस्ट इंडिपेंडेंट। तो क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, और हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर टू बी अपॉइंटेड इन केस, अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो लिस्टेड कंपनी होती तो ऐसे केस में जो है 1/3 देखा जाता, ठीक है, 1/3।
अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर कितने हैं, राइट। डायरेक्टर 13 है तो एटलीस्ट 2 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, ठीक है। और जो है तो 13 का 1/3, ठीक है। तो 13 का 1/3 कितना हुआ, 13 डिवाइड बाय 3, राइट। तो ये 4.3 मतलब 5 डायरेक्टर, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो द पॉइंट ये है कि हम ये जो सब चीज़ें देखते हैं 10, 50, 100 वो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखते हैं। तो हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो 31 मार्च है इज़ द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट, ठीक है, इज़ द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो ऐसा है कि जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हम कंपोजिशन देखते हैं तो समझो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा है कि लिस्टेड में जो आपका बोर्ड है ना, बोर्ड के 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वैसे ही, ठीक है ना, अनलिस्टेड में भी कम से कम बोर्ड में 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोले कि नंबर ऑफ़ डायरेक्टर 13 है, ठीक है, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर कितने 13 है, और बोले कि हाउ मच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी शुड अपॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि 13 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पहले का नहीं बोल रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ डायरेक्टर टोटल 13 है, इस 13 में इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए। इसका मतलब ये है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि कल को चलो इंडिपेंडेंट टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर निकले 2, ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी है, तो हाउ, ठीक है, नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, हाउ मच द नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी। तो आप बोलोगे 12, ठीक है, आप वो बोलोगे 12 का, ठीक है, 1/3 ये हो गया 4। तो आप ये 4 को एडिशनल अपॉइंट मत कर देना, आप ये 4 को एडिशनल अपॉइंट मत कर देना। आपको ये बोलना है कि उन 12 में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, आपको ये बोलना है। 4 को अगर आपने एडिशनल अपॉइंट कर दिया तो फिर 16 हो जाएंगे, और फिर 16 को जो है 16 का 1/3 4 नहीं होता, ठीक है, 16 का 1/3 6 होता है। ये मत कर देना गलती। तो ठीक है, समझ गए। ये बहुत ही बेसिक सा डाउट है, बट ये है, ठीक है ना। समझो कि 12 डायरेक्टर है, 12 का 1/3 है, तो ये 4 होने चाहिए, ठीक है, 4 होने चाहिए 12 के अंदर ही। 4 को एडिशनल मत कर देना, तो वो तो 16 के अंदर 4 रहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो होप तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फर्दर जो है और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।